अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे। लास्ट टाइम भी हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन टोटल वेरिएशन को मैयर कर रहा होता है, यानी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने % एक्सप्लेन हो रहा है ड्यू टू वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम उसकी इम्प्लीकेशन एक एग्जांपल के अंदर करते हैं। ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी, जिसमें हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डाटा था और साथ में हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन थे, एक कॉल्स का वेरिएबल था और दूसरा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड्स का वेरिएबल था। तो अब हम लोग उसी डाटा के जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर आया था उसको यूज़ करते हुए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालेंगे। तो हमारे पास आर आ रहा था 0.759। अब हम उसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास बनता है 0.576। तो यहाँ पर आपके पास आर की वैल्यू है, यानी आपने यहाँ पर आर को पुट किया, आपने उसका जब स्केयर लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ गया 576। दिस इज़ द प्रोपोर्शन और अ परसेंट, यानी ये हमारे पास जो वैल्यू आई है बेसिकली परसेंटेज में आई है। So we can say that 57.6% of variation in number of copiers sold is explained. अब देखिए आपके पास जो कॉपियर सोल्ड का डाटा था वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी y था, ठीक है। अकाउंटेड बाय द वेरिएशन इन नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स, तो ये आपके पास जो एक्सप्लेन हो रहा है y वेरिएबल किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएशन इन नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स, यानी x की वजह से हो रहा है। यानी आपके जो y वेरिएबल में चेंज आ रहा है वो x वेरिएबल में चेंज आने की वजह से आ रहा है, ठीक है। यानी 57.6% जो चेंज अकर हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से हो रहा है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ चलते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट की। और हमारे पास जो प्रोसीजर है हाइपोथेसिस का पैटर्न वही सेम रहेगा, वही 5 स्टेप्स होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस किस तरह से स्टेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो डाटा की नेचर है वो प्रोपोर्शन या परसेंटेज है, तो हम लोग H0 में कहेंगे कि द कोरिलेशन इन अ पॉपुलेशन इज़ 0। इट मीन्स कि आपके दोनों वेरिएबल के दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है। H1 में हम कहेंगे कि कोरिलेशन 0 नहीं है, तो इसका ये मतलब होगा कि आपके दोनों वेरिएबल एसोसिएटेड है। जो डिसीजन रूल है वो भी उसी तरह से होगा। हम लोग H0 को रिजेक्ट करेंगे जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आएगी क्रिटिकल वैल्यू से। और यहाँ पर हमारे पास α/2 सबस्क्रिप्ट में मौजूद है और n-2 हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पर हम लोग टी के थ्रू, यानी हमारे पास टी स्टैटिस्टिक यहाँ पर यूज़ होगी टेस्ट स्टैटिस्टिक की जगह। और आर यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, √n-2। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -2 हमारे पास ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हो गया, डिवाइडेड बाय √1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस स्टेट किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% यहाँ पर मिसिंग है। और टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने बताना है कि हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है डिसीजन रूल का। तो हम यहाँ पर डिसीजन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड की टी की वैल्यू हम लोग बहुत बार टी का टेबल यूज़ कर चुके हैं। तो आपके यहाँ पर α/2 यानी टू टेल टेस्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास इक्वल और नॉट इक्वल का साइन है, तो इट मीन्स कि आपका रिजेक्शन रीजन दोनों साइड पे आएगा। तो नॉर्मल कर्व से भी आप लोग बहुत अच्छी तरह फेमिलियर है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये टोटल एरिया अंडर द कर्व आ गया, ठीक है। ये 0.0525 जो है ये आपका रीजन ऑफ रिजेक्शन है दोनों साइड्स पे। और सेंटर में आपका H0 डू नॉट रिजेक्ट रीजन है, यानी यहाँ पर आपका ये एक्सेप्टेड रीजन है। अब आपने जब t की वैल्यू देखी, आपने t की वैल्यू किस तरह से देखनी है, आपने टू टेल टेस्ट के अंदर
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जहाँ पर आपके पास 8 होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होगी जो कि 2.306 बनती है। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। अब आपने इसकी कैलकुलेटेड फाइंड करनी है वैल्यू। तो आर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, आर स्केयर भी मौजूद है, हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास जो टोटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे वो 10 थे, एन की जगह हमने 10 पुट किया, -2 किया और अब हमारे पास ये 3.297 जो है वो टी की वैल्यू आ गई। हमने टी कंप्यूट किया और हमने दोनों वैल्यूज पुट की। आप देखें कि हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही है वो -0.306 आ रही है। अब हम लोगों की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो रिजेक्शन रीजन के अंदर लाई कर रही है। अगर हम पॉजिटिव साइड से देखें या नेगेटिव साइड से देखें तो दोनों तरफ ये रिजेक्शन रीजन में ही लाई कर रही है और ये हमारा इट मीन्स कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है और हमारी जो H1 है वो एक्सेप्ट हो रहा है, जिसका ये मतलब है कि आपके दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन मौजूद है। इट इंडिकेट्स टू द सेल्स मैनेजर दैट देयर इज अ कोरिलेशन विद द रिस्पेक्ट to the number of sales made and the number of copiers sold in the population of salesperson। वो ये कह रहे हैं कि आपके जो नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स और नंबर ऑफ कॉपियर सोल्ड इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। यहाँ पर हमारे पास मिनी टैब की आउटपुट मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास जर्नल फॉर्म गिवन है लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, ठीक है। अब हम बारी बारी उन चीज़ों को देखते हैं, हम लोग इनके बारे में पढ़ते भी रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, ठीक है, यानी हमारे पास ये y हैट गिवन है इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑफ y, यानी आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू है या इंटरसेप्ट वैल्यू है। ये आपकी y की वैल्यू है जब आपके पास x 0 होगा, यानी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 होगा, यानी ये वैल्यू आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहेगी, प्लस स्लोप ऑफ द लाइन, यानी b आपके पास स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द एवरेज चेंज इन y वेरिएबल, ठीक है, और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप बारी बारी यहाँ पर भी आपके पास इनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि y इंटरसेप्ट क्या है, इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। b आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन और द एवरेज चेंज इन y हैट फॉर ईच चेंज ऑफ 1 यूनिट इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये वाला चेंज तो आपके पास रहेगा, ठीक है। और फिर x में जब आपके पास चेंज आता जाएगा तो फिर ये वैल्यू आपके पास डिफरेंट होती जाएगी। तो हम लोग इसकी इम्प्लीकेशन नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों को इन चीज़ों के नाम पता होने चाहिए। b स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्लोप आपके पास एवरेज चेंज है, यानी इतना तो चेंज लाजमी आएगा। अगर यहाँ पर चेंज नहीं भी आता तो इधर जो चेंज है एवरेज चेंज वो थ्रू आउट द वैल्यूज़, यानी जितनी भी y की वैल्यूज़ हैं उनमें सेम रहेगा और ये इंटरसेप्ट भी सेम रहेगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। r आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यानी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ dependent variable divided by standard deviation of independent variable of or x। देखिए यहाँ पर आपके पास इनकी डिस्क्रिप्शन भी गिवन है कि ये फार्मूला किस तरह से लिखा हुआ है। तो हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन को इस तरह से कंप्यूट करेंगे, यानी b के लिए हमारा ये फार्मूला होगा। y इंटरसेप्ट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, a इज इक्वल टू y बार माइनस b इंटू एक्स बार, यानी आपके पास ये जब स्लोप निकल आएगी तो आप इंटरसेप्ट को कंप्यूट कर सकते हैं। तो आप इंटरसेप्ट में जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, y बार इज द मीन ऑफ y एंड b इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड x bar is the mean of x।
तो इस तरह से आप वाई इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं, यानी हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज़ द लीनियर। अब ये लीनियर क्यों है? क्योंकि आपके पास इक्वेशन जो थी वो इस तरह से थी, y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो आपके पास x की यहाँ पर जो वैल्यू है वो यानी पावर है वो 1 है, तो इट मीन्स दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप। अगर ये स्केयर हो जाएगी तो ये स्केयर्ड रिलेशनशिप होगा, अगर ये क्यूब हो जाएगी पावर 3 होगी तो ये क्यूब रिलेशनशिप होगा, अगर 4 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक होगा। बट हम लोग जो है वो लीनियर रिग्रेशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि दोनों वेरिएबल के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। आपके पास जो डाटा की टाइप होगी वो इंटरवल स्केल होगा, ठीक है। और लीस्ट स्केयर क्राइटेरिया क्या यूज़ होगा, यानी हम लोग लीस्ट स्केयर क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। यानी आपके पास जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है बेसिकली हम लोग इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। अभी हम लोग इसकी कंप्यूटेशन न्यूमेरिकली देखेंगे, इसके फार्मूलाज देखेंगे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी चीज़ों की निस्बत, क्योंकि इसके फार्मूलाज थोड़े बड़े बड़े हैं। रिग्रेशन इक्वेशन क्या कर रही होती है, बेसिकली आपके पास एक लीनियर रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रही होती है। और लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या है कि डिटरमाइनिंग अ रिग्रेशन इक्वेशन बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यूज एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यूज। देखिए प्रेडिक्टेड वैल्यूज कौन सी होंगी, वो आपके पास वाई हैट होगा, ठीक है, ठीक है। वाई हैट आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्चुअल वाई वैल्यूज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इनके डिस्टेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, किसके थ्रू, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल के थ्रू। अब हम लोग इसके मेथड की तरफ मूव करते हैं। Regression analysis, least square principle. The least square principle is used to obtain A and B. अब हम लोगों के पास जब हम लोग लीस्ट स्क्वायर का मेथड से रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास A एंड B के फार्मूलाज कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सम ऑफ स्क्वायर्स को मिनिमाइज करना है। तो हमारे पास जो फार्मूलाज होंगे वो इस तरह से होंगे। B जब आप निकालेंगे तो आपने क्या निकालना है, पहले आपके पास x और y दो वेरिएबल है, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी के लिए यानी आपके पास जो ये वाला एक्सप्रेशन है n इंटू समेशन एक्स वाई, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले x और y को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर हमने इसको सम करना है, यानी हमने इसको इधर ऐड कर लेना है, समेशन x और y हमारे पास आ जाएगा। इस कॉलम के लिए हमने क्या करना है, हमने x और y दोनों कॉलम का सम करना है, समेशन x यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। जब हम x की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, y की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो समेशन y आ जाएगा, और फिर हमने यहाँ पर इन दोनों समेशन x एंड y को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यूज़ आ जाएंगी इस तरह से। डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ जब हम निकालेंगे तो हमने क्या करना है, हमने इस वाले के लिए हमने यानी समेशन x तो हमारे पास आया हुआ है ना, तो हमने सिंपली समेशन x का स्केयर ले लेना है, होल स्केयर, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी हमने उसका स्केयर कर लेना है। और n इंटू समेशन x स्केयर, इसके लिए हमें इधर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको हम नाम देंगे x स्केयर का, यानी जितनी भी x की वैल्यूज है हमने उनका स्केयर करते जाना है, और एंड हम लोग समेशन x स्केयर कर लेंगे और फिर हम इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए हमारे पास x और y दो कॉलम होंगे, ठीक है। हमने समेशन y फाइंड आउट करना है, ठीक है, समेशन x फाइंड आउट करना है, और फिर हमने b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, हम b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय n करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी।
अब हम लोग जब स्कैटर प्लॉट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम आता है, व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड द लीस्ट स्क्वायर मेथड। जब हम लोग स्कैटर प्लॉट बनाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डाटा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डाटा पॉइंट्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है। मैं हाइपोथेटिकली इसको कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। और हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी जजमेंट की बेस के ऊपर कि ये लाइन जो है वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही होगी। तो अब यहाँ पर अगर 4-5 लोग हों और वो सब बारी बारी एक लाइन उन्होंने ड्रॉ करनी हो, तो हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से एक डिफरेंट लाइन इन डॉट्स में से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो हम लोग इसके लिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं, जो इन डॉट्स का इस लाइन से जो डिस्टेंस है यानी वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको रिड्यूस करने में मदद करता है। यानी आपके ये डॉट्स जो बन रहे हैं, यहाँ पर आपके पास हम एक वाई हैट निकाल लेते हैं, ठीक है। उसकी बेस के ऊपर फिर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिग्रेशन एनालिसिस या लीस्ट स्क्वायर मेथड को कंप्यूट करेंगे। और आई होप कि आप लोग साथ साथ रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग हर लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग साथ साथ नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए एट द एंड बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश करें कि साथ साथ करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।